नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 346 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है। आपके दिए हुए ऑप्शन है सनलाइट या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी टेम्परेचर या तापमान। ऑप्शन सी लीफ ओरिएंटेशन या पत्ती उन्मुख। ऑप्शन डी CO2 कंसंट्रेशन। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या ज़रूरी होती है चीज़ें। तो सबसे पहले सनलाइट या प्रकाश की ज़रूरत होती है। तापमान भी ज़रूरी है। कम तापमान होगा, बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत ठंड पड़ गई तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है। फिर CO2 सांद्रता, इसकी भी ज़रूरियत है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। का जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसमें क्या चाहिए, उसमें पानी चाहिए, उसमें प्रकाश चाहिए, उसमें CO2 चाहिए और उचित तापमान की व्यवस्था। तो क्या क्या चाहिए होगा, A B D और पानी। क्या नहीं चाहिए होगा, पत्ती उन्मुख नहीं चाहिए होगा। ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, कारक नहीं है। तो क्या कारक नहीं है, पत्ती उन्मुख या लीफ ओरिएंटेशन। ठीक है, उत्तर हो जाएगा सही सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 347 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है फाइब्रोसिस रोग जो है वो किस कारण से होता है। फाइब्रोसिस डिसीज कॉज ड्यू टू। आपके ऑप्शन है सिगरेट धूम्रपान। ऑप्शन बी कपास फाइबर्स या कॉटन फाइबर्स। ऑप्शन सी एल्यूविले में सूजन या जलन। ऑप्शन डी डस्ट पार्टिकल या धूल कण। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए फाइब्रोसिस जो है ना ये मुख्यतः होता है धूल कण की वजह से। ठीक है। अब ऐसे जो लोग हैं जो कहाँ काम करते हैं, जहाँ पर जो है पत्थर की तुड़ाई होती है। ठीक है। ऐसे जगह पे क्या धूल जो कण है वो क्या रहता है, हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, मौजूद रहते हैं ज़्यादा। और हमारी नाक जो है उसमें जो बाल हैं वो इनको रोक नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, ये फेफड़ों में चले जाते हैं। और जब ये ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, जो फेफड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। सिगरेट धूम्रपान से क्या होगा, इससे लंग कैंसर की बीमारी हो सकती है। कपास फाइबर की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है बाइसनोसिस। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाइसिनोसिस ये होती है कपास फाइबर या कॉटन फाइबर की वजह से। तो जहाँ रुई वगैरह की धुनाई होती है वहाँ ये बीमारी हो जाती है। ये भी फेफड़ों की बीमारी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 347 हमने देखा। प्रश्न नंबर 348 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। अब इसमें आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा में घुलकर। ऑप्शन बी कह रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑप्शन सी है मेथाग्लोबिन के रूप में। ऑप्शन डी है कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए हमें पता है कि जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, रक्त का मुख्य काम क्या है कि जो अलग अलग कोशिकाएं हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। अभी ऑक्सीजन किस तरह रक्त में जाती है, तो रक्त में दो तरह से ऑक्सीजन जुड़ती है। एक तो प्लाज्मा से और दूसरी जुड़ती है हीमोग्लोबिन से। प्लाज्मा से लगभग जुड़ती है 3% ऑक्सीजन और 97% जुड़ती है हीमोग्लोबिन से। तो अगर ये कह लिया जाए कि प्लाज्मा से ऑक्सीजन जुड़ती है कि नहीं, तो उसका जवाब होगा हाँ। मना मत कर दीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में पूछा जा सकता है। प्लाज्मा से भी ऑक्सीजन जुड़ती है।
और 97% जो ऑक्सीजन है क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो वो बन जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब जिस कोशिका को ज़रूरत होती है तो वापस से ऑक्सीजन उसमें से निकल जाती है और ये वापस ही हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। किस प्रकार की प्रक्रिया हुई, एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, ऐसा प्रोसेस जो ज़रूरत पड़ने पर बदल जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 349 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज, कहने का मतलब है जो सांस ली जाती है उसमें कितनी हवा छोड़ी जाती है एक नॉर्मल इंसान में, या कितनी अंदर ली जाती है, वो बतानी है। तो देखिए ऐसा है, आपके ऑप्शन कह रहे हैं 500 मिलीलीटर। भाई हवा भी एक तरह का क्या है, उसको भी मिलीलीटर में तोला जा सकता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है। तो 500 मिलीलीटर, 500 से 1000 मिलीलीटर, 1000 से 1100, ये ऑप्शन डी 2100 मिलीलीटर, ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसका सही उत्तर होगा 500 मिलीलीटर। ठीक है, हवा कहाँ से आती है भाई, नाक से ली जाती है और फेफड़ों तक पहुँचती है, और फेफड़ों से एल्वेली के माध्यम से रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपक कर। ठीक है, आप मुझे जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि हवा जो होती है उसमें कितने % ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और प्रिलिमिनरी टेस्ट की क्लासेस 68 बीपीएससी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई। प्रश्न नंबर 350 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है डैश प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम इनफ्लोइंग इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing। कहने का तात्पर्य है कि खाना जब खाया जाता है तो आपके गले में, ग्लॉटिस का मतलब होता है गला, उसके अंदर कौन सा ऐसा जो है पोर्शन है या पार्ट है जो खाने को आपके श्वास नलिका में जाने से रोकता है। भाई आपके गले के अंदर जो आपके खाने की नलिका है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, और सांस लेने की जो है नलिका, वो दोनों बीच में गले में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है उसके पास दो जगह हो गई, या तो वो श्वास नलिका में जा सकता है या आपके ईसोफेगस या खाद्य नलिका में जा सकता है। तो उनसे ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या जो है इन चीज़ों को, खाने को श्वास नलिका में जाने से रोकता है, वही आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है लर्नेक्स या स्वर यंत्र, ऑप्शन बी पेरिग्लॉटिस, या ऑप्शन सी है आपका पोस्ट ग्लॉटिस, ऑप्शन डी है एपिग्लॉटिस, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से एक कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा एपिग्लॉटिस। आपके गले में ना एक छोटा सा कह लीजिए 1 या 1.5 इंच की एक कार्टिलेज होती है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। अगर आप अपना पूरा मुंह खोल के शीशे में देखेंगे तो आपको पीछे दिखाई भी देगी, गले के पिछले हिस्से में होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये कार्टिलेजिनियस होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, और इसका मुख्य काम क्या होता है, खाने को श्वास नलिका में जाने से रोकना। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, दम घुटने लगेगा। और कई बार होता भी है कि जब हम खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते ना खाते समय बात करते हैं तो अमूमन ये खाना कहते हैं ना सांस नलिका में चला गया, बहुत ज़्यादा खांसी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 350 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 351 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जलीय आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्का का श्वसन के लिए निम्नलिखित में से किस अंग का उपयोग करते हैं। तो देखिए आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये दोनों ही अलग अलग एनिमल किंगडम के फाइला हैं। ठीक है, दोनों जानवर हैं, एनिमल किंगडम के पार्ट हैं, इनको पेड़ों से कंफ्यूज मत करिएगा। आर्थ्रोपॉड के अंदर कौन आते हैं, इनके नीचे सारे इंसेक्ट्स आएंगे, सारे कीट आ जाएंगे। मोलस्का में क्या आएगा बताइए, हम लोगों ने फाइलम पे बात की थी। मोलस्का का उदाहरण हो गया जो सीप होता है जिसमें मोती निकलता है, वो हो गया, यूनियो हो गया,
एक कटल फिश हो गई, सब मोलस्का के अंदर आते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि जो मोलस्का है और आर्थ्रोपोड है जो पानी में रह रहे हैं, देखिए आर्थ्रोपोड के नीचे के अंडर वो भी आएगा आपका केकड़ा भी, ठीक है। तो जलीय जीव है। तो किस अंग का प्रयोग करता है? क्या वो फेफड़े हैं, क्या वो गिल्स हैं, गलफड़े जो कहा जाता है, या ऑप्शन सी क्या वो आंखें हैं, क्या वो नाक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सांस लेने की बात हो रही है, ये दो ऑप्शन तो सरासर गलत हो गए। अब फेफड़े और गिल्स की बात हो रही है, तो फेफड़े कहाँ, जो वो जीव जो सतह के ऊपर रहते हैं उनमें फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, जो सतह के नीचे होते हैं उसमें गिल्स होते हैं। तो सही उत्तर तो हो गया इसका ऑप्शन बी। और आर्थ्रोपोड में और मोलस्का में जो गलफड़े होते हैं वो कहाँ होते हैं? उनकी त्वचा के ऊपर, ठीक है। और एक बाहरी कंकाल उसको ढके रहता है, किसको? गिल्स को या गलफड़ों को। किसमें? आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक्सोस्केलेटन इनको प्रोटेक्ट करता है गलफड़ों को, और ये किस में पाए जाते हैं? तो उनकी त्वचा में, स्किन का पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 351 का आंसर हो गया बी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 352 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को गरीब आदमी के विटामिन के रूप में जाना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पुअर मैंस विटामिन? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो थोड़ा सोचिए कि गरीब आदमी का विटामिन किसे कहा जा सकता है। देखिए अगर हम इन ऑप्शनों को देख लें तो विटामिन सी, ए और बी, ये तीन ऐसे विटामिन हैं जो हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं भोजन के माध्यम से। एक विटामिन डी ऐसा जो विटामिन है, जो दिए गए ऑप्शन है, जो हमारे शरीर में ही बनता है। विटामिन डी जो है ना वो बनेगा, और किस लिए ज़रूरी है? हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, ठीक है। तो अब आप खाना की मात्रा कम खाओ या ज़्यादा खाओ, विटामिन डी आपको अगर धूप मिल रही है तो वो आपके शरीर में बनेगा। जबकि ए, बी और सी ये आपको भोजन के रूप में मिलेंगे। तो गरीब आदमी को भी विटामिन डी भरपूर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसे गरीब आदमी का विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन डी का एक नाम और होता है, सनशाइन। अब ऐसा नाम क्यों? भाई धूप की रोशनी में उत्पन्न हो रहा है तो सनशाइन विटामिन बी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके दोनों ही नाम हैं अलग अलग। विटामिन डी के सनशाइन भी है, और गरीब आदमी का विटामिन या पुअरमैन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 352 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 353 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अधिकांश जल मानव शरीर में कहाँ अवशोषित होता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या ये पेट में होता है, क्या ये बकल कैविटी में होता है, क्या ये छोटी आंत में होता है, क्या ये बड़ी आंत में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ना, ये चारों ही आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है। जब खाना खाया जाता है तो आपके मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी और पेट आपस में जुड़ा होता है किससे? ईसोफेगस से, या आहार तंत्रिका से, आहार नलिका से। उसके बाद जो पोर्शन आता है उसमें आती है छोटी आंत, फिर आती है बड़ी आंत, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो भोजन में पानी है वो कहाँ अवशोषित होता है। तो छोटी आंत में तो हमें पता है कि आपका जो भोजन है जो कैसा होता है, सेमी सॉलिड या पूर्ण रूप से सॉलिड नहीं होगा। उसमें से सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें? छोटी आंत में। उसके बाद एक ऐसा पदार्थ जो ना पूरी तरह सॉलिड है ना पूरी तरह लिक्विड है, सेमी सॉलिड इसको कहते हैं, वो पहुंचता है बड़ी आंत में। और ये बड़ी आंत में ही क्या होता है, वो खाना जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, किसी काम का नहीं है, जिसको बाहर निकालना है, उस खाने में क्या रह गया है? केवल पानी काम का रह गया है। उसमें से जो पानी है वो कहाँ? बड़ी आंत में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और मिनिमम पानी के साथ वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, इसके थ्रू? एनस के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 353 हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है,
और ऑप्शनल टेस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, LSW, फिलॉसफी, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए 20 टेस्ट विद डिस्कशन कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 354 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस का लक्षण नहीं है। मरासमस एक डिफिशियंसी डिसीज़ है जो प्रोटीन की कमी से होती है। किसमें? बच्चों में। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए क्या मैरास्मस किसी बड़े आदमी को या एडल्ट को हो सकता है, तो उसका आंसर होगा नहीं, बच्चों में होती है। प्रोटीन खाने में जब भरपूर मात्रा जितनी ज़रूरत है प्रोटीन की उतनी नहीं मिलती, तो ये होता है, छोटे बच्चों में होता है। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, एक्सट्रीम इमेंसिएशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का, शरीर का अत्यधिक क्षीणन, ठीक है, एक्सट्रीमली वीक हो जाना। ऑप्शन बी कह रहा है थिनिंग ऑफ लिम्स, अंगों का पतला हो जाना। ऑप्शन सी कह रहा है शरीर के अंगों में सूजन आ जाना। ऑप्शन डी, ऊतक प्रोटीन का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जैसा भी हमने बात की कि प्रोटीन की कमी से होता है, तो ऊतकों में भी जो प्रोटीन है उनका प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये तो बात सही हो गई। दूसरा, अब जब प्रोटीन नहीं मिल रहा तो प्रोटीन किस लिए काम आता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और प्रोटीन क्या काम करता है? आपके शरीर में मसल्स बनाता है, ठीक है, आपकी बॉडी में ग्रोथ देता है। तो जब आपके शरीर में मसल्स नहीं होंगी, ऐसा बच्चा जिसको मैरास्मस की जो है बीमारी या प्रोटीन की कमी है, तो वो क्या होगा? अत्यधिक पतला दुबला होगा। अब पतला दुबला है तो अंगों का पतला होना भी होगा, उसमें अत्यधिक क्षीणन भी होगा। क्या नहीं होगा? तो अंगों में सूजन नहीं आएगी, ठीक है, ये नहीं होगा। आपसे क्या पूछा है? लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? सी नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जो मैरास्मस की बीमारी होती है, इसमें जो त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है और उस पर ढेर सारी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जबकि छोटा बच्चे की हमने देखा स्किन कितनी नाजुक होती है, और यहाँ विपरीत हो रहा है, ठीक है। जो त्वचा है वो खुरदुरी हो जाएगी और उस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जैसे किसी बूढ़े आदमी के शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 354 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 355 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सक्रिय परिवहन के माध्यम से ले जाया जा सकता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है शरीर के अंदर, ठीक है, इसको रोड ट्रांसपोर्ट मत समझ लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। सोडियम आयन, ऑप्शन बी क्लोराइड आयन, ऑप्शन सी फैटी एसिड, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो आइए समझते हैं। आपके शरीर में जो है, क्यों, सबसे पहली बात तो क्यों ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मिनरल को या विटामिन्स को या किसी भी चीज़ को? सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है ऊर्जा या एनर्जी। ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो हर चीज़ जो है, ऊर्जा के लिए हर चीज़ जो है इधर से उधर होती है या ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका शरीर में। अब ये पूछ रहा है किसे सक्रिय रूप से कराया जाता है, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके? तो इसमें देखिए, इसका सही उत्तर होगा सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या होता है? NaCl में सोडियम आयन होता है, Na पॉजिटिव हो गया सोडियम का आयन, ठीक है। अब सोडियम आयन के अलावा और क्या क्या जा सकता है? ये तो इसका प्रश्न का उत्तर हो गया सीधा सीधा। अब और क्या क्या जा सकता है? तो एक तो हमें पता चल गया सोडियम आयन जाएगा, और क्या जा सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपका ग्लूकोज जाएगा, क्यों, इससे भी एनर्जी मिलती है। कुल मिला के सारा खेल ऊर्जा का ही है, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा? इसमें अमीनो एसिड जाएंगे। अमीनो एसिड क्यों? अमीनो एसिड ये प्रोटीन से रिलेटेड हो गए। अमीनो एसिड मिलके अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे। अब आप हमें बताइए कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का
होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है, जल्दी कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे। ठीक है, क्योंकि ये बात हम पीछे कल डिस्कस कर चुके हैं कि होमो प्रोटीन है कि सॉरी, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का हेट्रोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीन चीज़ें और जाती हैं, तीन, सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, और ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, प्रश्न 355 हमने डिस्कस कर लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 356 आपसे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिम्टम फॉर डायरिया। निम्नलिखित में से कौन सा दस्त का लक्षण है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है लिमिटेड फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉवल मूवमेंट। अब जिसको अगर नहीं पता है तो बॉवल का मतलब होता है आंत से। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होता है उसको कहते हैं बॉवल। बी कह रहा है नो बॉवल मूवमेंट। ऑप्शन सी कह रहा है एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। ऑप्शन डी द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, या ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। देखिए, बॉवल का सही मतलब इंटेस्टाइन भी नहीं होता, सही मतलब होगा कि आपकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया हो रही है ना, उसको बॉवल मूवमेंट कहा जाता है सही मायने में। इंटेस्टाइन के द्वारा ये जो है की जाती है। अब आपके एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसके ऑप्शन। मल त्याग की सीमित आवृत्ति, कोई मल त्याग नहीं। मल त्याग की असामान्य आवृत्ति, मल त्याग की सामान्य आवृत्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, ये बात मेरे ख्याल से पता ही होगी। ऑप्शन सी सही होगा, मल त्याग की असामान्य आवृत्ति, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। अब दस्त में सामान्य रूप से होता क्या है भाई, जो पानी है शरीर से वो मल के माध्यम से, एक्सक्रीशन के माध्यम से एक्सेस में बॉडी से निकल जाता है। और अभी आपने देखा कि पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है शरीर में, बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में काम होना हो जाता है बंद, उसकी वजह से पानी जो आपके शरीर में ज़रूरत है वो निकल जाता है। और पानी के साथ में क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थकान आने लगती है। तो आपको ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पियो। इलेक्ट्रोलाइट का पाउच आता है, ORS सॉल्यूशन। सामान्यतः जो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दस्त की बीमारी काफ़ी लगती है, तो उनको ORS घोल दिया जाता है जिसमें चीनी और नमक को पानी में घोला जाता है। ठीक है, आशा वर्कर भी ये गांव में छोटे छोटे सैशे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर देके जाती है। ठीक है, तो दस्त के बारे में हमने देख लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, दस्त को और डिसेंट्री को, मतलब डायरिया को और डिसेंट्री को कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, डायरिया सीवियर होता है, डिसेंट्री में केवल पानी का त्याग होता है, डायरिया में और दिक्कतें भी होती हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 357 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्रेशन रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत में निकलने वाला स्राव नहीं है। देखिए, होता क्या है, ये समझ लीजिए आपका पेट है कुछ इस प्रकार का, सुंदर नहीं बन पा रहा है, एक इमेजिन कर लीजिए, और ये आ गई छोटी आंत। ठीक है, ये ऐसे गोल गोल घूमी रहती है, ये आपकी बड़ी आंत होती है इसके ऊपर। ठीक है, समझने के माध्यम से बस देख लीजिए, डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है, चलिए समझते हैं फिर भी कि आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। बाइल, ऑप्शन बी पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन डी सलेवरी एमाइलेज, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, बाइल हो गया, या पैनक्रियाटिक जूस हो गया, अग्नाशय रस या आंतों का रस, या सलेवरी एमाइलेज। देखिए, बाइल तो निकलेगा लिवर से, ठीक है, या यकृत से। पैनक्रियाटिक जूस ये पैनक्रियास से निकलेगा, और आंतों का रस, ये तीनों ही इंटेस्टाइन में गिरते हैं आके। पेट से जो भोजन पच के इंटेस्टाइन में आएगा तो बाइल क्या करेगा, एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, तभी तो बेसिक कहलाएगा। ये काम किसका हो गया, बाइल का।
ये नहीं होगा तो पेनक्रियाटिक जूस अपना काम नहीं कर पाएगा। और आंतों का रस, ये दोनों क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। बाइल डाइजेशन का काम नहीं करता, गलती मत कर दीजिएगा। ये केवल पीएच जो है 7 के ऊपर पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले HCl में खाना मिक्स होके आ रहा है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एमएल जो अम्ल है वो 7 से कम पीएच होता है, और 7 से कम पीएच होगा तो जो पेनक्रियाटिक जूस है या अग्नाशय रस है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ये तो हो गई बात सही। आपसे क्या पूछा है, स्राव नहीं है, तो ये लार एमाइलेज जो है, सलाइवरी एमाइलेज, ये कहाँ निकलेगा, आपके मुंह में या माउथ में। ठीक है, और आपसे नहीं पूछा था तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, लार एमाइलेज। यही नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 357 हमने देखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने देखी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। BPSC 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज़ 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और इसमें 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो ये नंबर दिया है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 358 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का भार क्या है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो वो होती है लिवर या यकृत। ठीक है, लिवर कहाँ मौजूद होता है, यकृत आपके शरीर में कहाँ मौजूद होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, अब लिवर का मेन काम क्या होता है, लिवर क्या देता है, बाइल। अभी हमने पीछे देखा था। अब इसका वजन पूछा जा रहा है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1.2 से 1.4 kg कह लीजिए, या 1.5 kg। अब ये इसमें जगह क्यों दी जाती है, अलग अलग लोगों में एक एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसका सही उत्तर है, फैक्चुअल है, याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 359 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस हिस्से से जुड़ा होता है। ठीक है, या किस लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट से जुड़ा होता है। तो देखिए, एक बात तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गई कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉलन या अनुप्रस्थ बृहदांत्र। ऑप्शन बी सिग्मोइड कॉलन या सिग्मोइड कॉलन, ये हो गया। ऑप्शन सी केकम, ऑप्शन डी रेक्टम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताइए। देखिए, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स ना उंगली जैसा होता है, और ये कैसे जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी इसकी बात ये है, पहले इस प्रश्न का सही उत्तर लगा लेते हैं। ये जुड़ा होता है कीकम से। ठीक है, उसके बाद देंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कीकम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये उसी से जुड़ा रहता है। अब पहली चीज़ इसमें देखिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। दूसरी बात क्या है कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल, मतलब ऐसा ऑर्गन जिसका अब कोई काम नहीं है पर फिर भी शरीर में मौजूद है हमारे। क्यों? कभी हमारे वो जीव जिनसे इंसान बने उनमें ये उपयोग होता था। अब इसका क्या काम होता था, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में हमने देखा कि कुछ जीव आज भी हैं जिनमें ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। इसका मेन मुख्य कार्य क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन। सेल्यूलोज जो है उनके पाचन में मदद करता है, कौन सा, आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो आपका खरगोश होता है उसमें काफ़ी बड़ा होता है, इंसान में तो छोटा सा है क्योंकि अब काम नहीं आता। ठीक है, ये हो गई बात। और दूसरी कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है इंटेस्टाइन में, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कब होता है, जब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अपनी जो इसकी उचित जो लंबाई है या जो साइज़ है उससे ज़्यादा जब बढ़ जाता है, तब ये शरीर में परेशानी देता है। तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से अपेंडिक्स को शरीर के बाहर निकाल देते हैं।
वैसे भी किसी काम का नहीं है, निकाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर ये बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी। तो याद रखिएगा, आपको 3 फैक्ट बता दिए गए। सेल्यूलोज में काम आता था, अब नहीं काम आता, ठीक है। कीकम से जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और उंगली जैसा होता है, नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 359 हमने डिस्कस किया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 360 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। मनुष्यों में कितने विभिन्न प्रकार के दांत मौजूद होते हैं। तो देखिए, ऐसा है, मनुष्यों में होते हैं 4 प्रकार के। गलती से 3 मत लगा दीजिएगा कंफ्यूज होके, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहले आते हैं कौन से, इंसिजर्स। इंसिजर्स, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, ये सामने की तरफ जो दांत होते हैं, जो चपटे होते हैं, वो आप ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4, तो कुल मिला के कितने हो गए, 8, ठीक है, गिनते भी जाइएगा। फिर आते हैं कैनाइन, ये कितने हुए, 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में, हो गए 4, तो कुल मिला के हो गए कितने, 12, ठीक है। अब ये ऐसे दांत हैं जो बचपन से मौजूद होते हैं, ठीक है, ये हम सब ने देख ही रखा है। जो बच्चा होता है उसमें जब वो बच्चे में दांत जमते हैं सर्वप्रथम, तो कितने जमते हैं, 20, और एक एडल्ट ह्यूमन में कितने होते हैं, 32। 12 दांत 7 से 8 साल की उम्र के बाद आते हैं, जो कहते हैं हम दूध के यहाँ टूट गए और अक्ल दाढ़ या दाढ़ आनी शुरू हो गई, अब बचे हुए दांत आने शुरू हो गए, जिनको हम लोग कहते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स, ठीक है। तो 20 दांत ऐसे होते हैं मानव शरीर में जो आपके मोलर्स और प्री मोलर्स हैं, ठीक है। और जो मोलर्स हैं, सबसे पीछे के जो दांत होते हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब काम में नहीं आते, पहले आते थे। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसी प्रकार जो दाढ़ होती है, पीछे के जो दांत हैं, वो भी 2 प्रकार के हैं। एक है प्री मोलर जो आगे की दाढ़ है, और एक होती है पीछे की दाढ़ जिसको हम बोलते हैं अक्ल दाढ़, ठीक है। वो दांत ऐसे दांत हैं जिनको हम लोग मोलर्स बोलते हैं, जो अब काम में नहीं आते। पहले इनका क्या काम होता था कि पहले जब इंसान कच्चा भोजन करता था, तब ये उस खाने को देर तक चबाने के काम आते थे। अब हम लोग पका भोजन खाते हैं आग पर पका के, तो वो आसानी से चबा सकते हैं हम लोग, तो अब उन दांतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये पीछे के जो दांत हैं, ये किसमें, वो पशु जो चारा खाते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, उनमें मुख्य काम भूमिका निभाते हैं। जो कैनाइन है, आगे के ये 4 जो पहने वाले दांत हैं, ये किस में काम आते हैं, ये वो जो मांसाहारी पशु हैं उनमें खूब बड़े बड़े होते हैं, जो शेर हो गया, चीता हो गया, उनमें मुख्यतः पाए जाते हैं। इनका काम होता है मांस में धंस जाना, ठीक है। विस्तार से हम लोगों ने दांतों के बारे में एक बार बात कर ली है। प्रश्न नंबर 360 हमने डिस्कस कर ही लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 361 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रमुख पूछा जा रहा है, मेजर कंपोनेंट, ठीक है। आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट्स या वसा, ऑप्शन डी मिनरल्स या खनिज, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है कि क्या पूछा जा रहा है। जल्दबाजी में आते हुए प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहले, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करना, जिसके लिए सारा झगड़ा है ऊर्जा की वजह से, ठीक है। मानव शरीर में नहीं, मानव भी ऊर्जा के लिए झगड़ते हैं, है ना। पेट्रोल के लिए, कोल के लिए लड़ाई होती है, तो सारा खेल ऊर्जा का ही है। तो कार्बोहाइड्रेट से निकली ऊर्जा, तब ये तो ज़रूरी हो गई, क्योंकि ऊर्जा नहीं होगी तो शरीर नहीं चलेगा। ऑप्शन बी प्रोटीन, प्रोटीन भी ज़रूरत है। अब प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, जो मांसपेशियां हैं वो बनेगी ही नहीं। भाई मांसपेशियों के लिए
मूल आधार क्या है? प्रोटीन। ठीक है। फैट्स, फैट्स के दो काम हुए, मुख्य काम हुआ चर्बी का क्या? हमारे जो नाजुक अंदरूनी अंग है उनको बचाना, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में स्पेस बनाना। साथ ही साथ हमारे शरीर में जब चर्बी होती है तो अगर हम कहीं गिर जाते हैं या चोट लगती है तो हमारे शरीर को ये बचाते भी हैं। ठीक है। आपके कमर के ऊपर जो जो फैट होता है, आपकी जांघों में फैट होता है, थाइज में, वो सब आपका प्रोटेक्शन भी करते हैं। साथ ही साथ ये फैट ऊर्जा भी देते हैं। ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है, कई दिन तक आदमी व्रत रखता है या उसको खाना प्राप्त नहीं होता, तो जो फैट जो आपके शरीर में इसका भंडारण हो रखा है, स्टोरेज हो रखा है, उसका यूटिलाइजेशन होता है तब। ठीक है। अब खनिज, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि खनिज ज़रूरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। खनिज भी ज़रूरी है, पर जैसा हम लोगों ने देखा था वो एक प्रमुख घटक नहीं है, मेजर कंपोनेंट नहीं है। कैसा कंपोनेंट है? माइनर, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। क्या इकाई होती है उसकी? मिलीग्राम। मिलीग्राम के रूप में चाहिए होता है क्या? खनिज। ठीक है। आप ये कमेंट करके बताएंगे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, आगे है तो पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? खनिज। ठीक है। आशा करता हूँ 361 समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 67 तो 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं 2 अक्टूबर से। इसमें क्लास नोट्स और आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आप लोग अधिक जानकारी के जो ये नंबर है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 362 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द एक्शन दैट एनवायरनमेंट डज ऑन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। पर्यावरण किसी जीव पर जो कर्म करता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अनुक्रिया या रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी स्टिमुली, ऑप्शन सी रिएक्शन या प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी रिफ्लेक्स या प्रतिवर्त, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, कोई भी जो जीव है उसके ऊपर जब कोई पर्यावरण का मतलब हो गया हमारे आसपास जो वातावरण है किसी भी जीव की, उसको हमारा पर्यावरण बोला जाएगा। ठीक है। अब वो जब कोई क्रिया करेगा तो उसके ऊपर उसके अगेंस्ट स्टिमुलस होगा, स्टिमुली बोला जाएगा, बी। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है छुईमुई या टच मी नॉट। उसके साथ क्या होता है? ऐसे तो बढ़िया उसकी पत्तियां खिली रहती हैं, पर जैसे ही आप उस पर एक उंगली रखेंगे उसकी सारी पत्तियां बंद हो जाएंगी, इसलिए उसको छुई मुई या टच मी नॉट कहते हैं। ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पीछे जब शेर पड़ जाएगा तो क्या होगा? अपनी जान बचाने के लिए बेचारा भागेगा। तो पहले शेर नहीं था तो वो आराम से जंगल में घूम रहा था, शेर आता देखकर उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। तो ये क्या है? ये भी एक तरह की स्टिमुली है। और हमारी एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रिनलिन। ठीक है। एड्रिनलिन ग्लैंड जो सक्रिय हो जाती है, और एक ये हार्मोन हार्मोन छोड़ती है, इसका नाम होता है एड्रिनलिन। ठीक है। तो ये तो मनुष्य के संदर्भ में हो गया। बहरहाल इसका सही उत्तर होगा स्टिमुली, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 362 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 363, एक भारी भरकम प्रश्न आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के लिए नामांकन का कोड नहीं है? अब इसको ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे। आपके ऑप्शन दिए, वनस्पति नामांकन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ऑप्शन बी कह रहा है आपका जूलॉजिकल नामांकन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? बैक्टीरियोलॉजी नामांकन के अंतर्राष्ट्रीय कोड। ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। बताइए।
जीवों का नामांकन करना है तो जीव में क्या क्या आ गए, वनस्पति आ गई, ठीक है। जूलॉजिकल में आ गए आपके सारे जानवर, बैक्टीरियोलॉजी में आ गए बैक्टीरिया, ये सब किस में आएंगे, जीव जंतु में ही तो आएंगे। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान तो जीवों के भीतर नहीं आता, ठीक है, यही नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, संस्था है ये, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं इसे। प्रश्न नंबर 363 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 364 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पशु साम्राज्य को डैश के आधार पर विविध फाइला में वर्गीकृत किया गया है। एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू डाइवर्स फाइला बेस्ड ऑन, ठीक है, वर्गीकरण किस आधार पर किया गया उसके बारे में पूछ रहा है। पशु साम्राज्य कह लीजिए या एनिमल किंगडम। आपके ऑप्शन है उनके पास रक्त का प्रकार, या बताइए रक्त का प्रकार, तो ऐसा कोई एनिमल किंगडम है जिसमें रक्त ना हो और दूसरे में हो, ऐसा तो नहीं। हमने अलग अलग फाइला जो पढ़े थे उसमें रक्त के माध्यम पे तो कोई नहीं था, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। नाम पढ़े थे हम लोगों ने, पॉरीफेरा पढ़ा था, मोलस्का था, आर्थ्रोपोडा था, इकाइनोडर्माटा, कॉलीसेंट्रा, वर्टिब्रेटा, ये सब नाम पढ़े थे। रक्त तो उनका आधार नहीं था। हाँ, किसमें रक्त पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है उनके बारे में ज़रूर उनमें पढ़ा था, तो रक्त का प्रकार नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, केशुरुक स्तंभ की उपस्थिति या अनुपस्थिति, माफ कीजिएगा फंबलिंग होने लगती है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो क्या ऐसा है, तो ये बात सही है। हम लोगों ने दो फाइलम पढ़े थे, एक था कॉर्डाटा, ठीक है, तो कॉर्डाटा में वो सब आ गए जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हो गया, जिनको हम जानते हैं वर्टिब्रेट्स के नाम से या केशुरुक के नाम से, ठीक है। जहाँ वो रहते हैं उसके माध्यम पर फाइलम डिसाइड नहीं होता, भोजन जो खाते हैं उसके नाम पर या फूड दे फीड अपॉन पे, तो हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं फूड चेन में कि वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, पर वो फाइलम को डिसाइड नहीं करते। आपसे विविध फाइला पूछा हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। घबराइएगा नहीं, प्रश्न सरल है, केवल ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, गलत नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न 364 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 365 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चमगादड़ किस वर्ग से संबंधित हैं। बैट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, आप देखिए फाइला नहीं क्लास पूछ रहा है, फाइलम के अंडर क्लास आती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सरीसर्प, ऑप्शन बी कह रहा है स्तनपाई, ऑप्शन सी कह रहा है एव्स, या चिड़िया बर्ड जो होती है उनको एव्स भी कहते हैं, ऑप्शन डी कॉर्डाटा, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए वर्ग की बात हो रही है तो कॉर्डाटा वर्ग नहीं होता, ये तो पहले ही खत्म हो गया, अब बच गई ये। तो चमगादड़ कैसा जीव है, क्या वो रेप्टाइल है, ऐसा तो नहीं है। रेप्टाइल में तो आपके आ गए सरीसृप में क्या छिपकलियाँ आ गई, सांप आ गए, चमगादड़ नहीं आता। चमगादड़ को अगर आप लोगों ने देखा हो तो चमगादड़ के पंख जरूर हैं पर वो चिड़िया नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चिड़िया की क्या होती है, चिड़िया के एक आगे चोंच होगी, चिड़िया अंडे देती है, ठीक है। चिड़िया के शरीर पर फेदर्स होंगे, बाल नहीं होंगे, ठीक है। बाल किस में पाए जाते हैं, शरीर पे बाल होना स्तनपायी या मैमिलिया पे है, हेयर्स होंगे शरीर पर मुख्यतः, तो जनरली मैमल होगा स्तनपायी होगा, जैसे भालू के शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, और चिड़िया के शरीर पर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है। स्तनपायी जो है वो अपने जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाते हैं स्तन से,
जबकि सरीसर्प हो गया या एप्स हो गया या कॉर्डाटा हो, ये माफ़ कीजिएगा, जो अब एप्स हो गया, सरीसर्प हो गए, ये ऐसा नहीं करते। ये सारी खूबियाँ किसमें पाई जाती हैं? स्तनपाई में। और चमगादड़ एक स्तनपाई है, ठीक है, उड़ता ज़रूर है। ये अकेला ऐसा स्तनपाई है जो बगैर एरोप्लेन के उड़ता है, ठीक है, वरना स्तनपाई भी उड़ सकते हैं एरोप्लेन की मदद से, ठीक है। ये मजाक था, सीरियसली बात करते हैं तो केवल स्तनपाई जो उड़ सकता है वो चमगादड़ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 365 हमने देखा। बीपीएससी 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, जिसमें 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप इस दिए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोगों ने प्रश्न नंबर 365 तक काफ़ी रोचक प्रश्न जो है चर्चा कर ली हैं। हम लोग कल फिर मिलते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न नंबर 366 से आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।